राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मेरी कहानी को पूरा सुनें। एक गांव में रोहन और सोहन नाम के दो नवयुवक रहा करते थे। उनके संबंध ना तो दोस्त की तरह थे और ना ही दुश्मन की तरह। एक बार रोहन की बकरी बीमार पड़ जाती है तो वह बिना कुछ कहे बिना कुछ समझे सीधा सरपंच के पास जाता है। सरपंच के पास जाकर शिकायत करता है कि सोहन ने मेरी बकरी को घास में कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गई है। सरपंच सोहन को बुलाता है और उसके सामने यह बात रखता है। यह सुनकर सोहन कहता है, नहीं सरपंच जी, मैंने इसकी बकरी को कुछ भी नहीं खिलाया है। सरपंच कहता है, यह तुम दोनों क्या कहे जा रहे हो कि बकरी बीमार हो गई? भला ये भी कोई समस्या है? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। मेरा समय बर्बाद करने के बदले मैं तुम्हें मेरे लिए 2 किलो बादाम और 1 किलो काजू ला कर देने होंगे, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। ऐसा सुनकर रोहन और सोहन सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सोहन रोहन को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे मूर्ख इंसान, देख लिया ना सरपंच का स्वार्थ। उसने अपने लिए 2 किलो बादाम और 1 किलो काजू मंगवाने के लिए तुम्हें फंसा दिया और साथ में मुझे भी। रोहन कहता है, तुमने मेरी बकरी को कुछ खिलाकर उसे बीमार कर दिया और अब सफाई दे रहे हो। सोहन कहता है, अरे मैंने तेरी बकरी को कुछ भी नहीं खिलाया है, लेकिन तुम तो मेरी बात पर यकीन करोगे नहीं। इस तरह की झगड़ूलू बातचीत के बाद रोहन और सोहन अपने अपने घर निकल जाते हैं। लगभग 1 महीने तक वे दोनों आपस में बातचीत भी बंद कर रखते हैं। फिर कुछ दिन बाद वह सोहन अपने कांटे के साथ मछली पकड़ने के लिए निकलता है। ठीक उसी समय रोहन भी कांटे के साथ मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है। दोनों रास्ते में एक साथ मिल जाते हैं। रोहन कहता है, क्या सोहन, यह कांटा लेकर कहाँ जा रहे हो? सोहन गुस्से से जवाब देता है, यह कांटा घर में अकेला था, इसलिए मैं इसे भी साथ ले आया। कैसी बात करते हो, कांटा लेकर आया हूं तो अवश्य मछली पकड़ने ही आया होऊंगा। रोहन कहता है, तुम और मछली, तुमसे तो यह काम बिल्कुल भी नहीं होगा, जाओ और कुछ और काम कर लो। सोहन, अच्छा तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, चलो तो फिर देखते हैं कौन ज्यादा मछली पकड़ेगा। यह कहकर दोनों समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। दोनों अपने कांटे को तैयार करते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। देखते ही देखते सोहन काफी मछलियां पकड़ लेता है, लेकिन रोहन के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसती है। यह देखकर रोहन कहता है, यह क्या, अभी तक मेरे कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी और इसने तो काफी सारी मछली पकड़ ली है। इस तरह तो मैं मुकाबला हार जाऊंगा। तभी उसकी नजर समुद्र की दूसरी तरफ पड़ती है, जहां पर खतरे का बोर्ड लगा हुआ होता है। दरअसल वहां पर मछलियां तो काफी उछल रही थीं, लेकिन कहा जाता है कि वहां जो भी मछली पकड़ने जाता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। मुकाबले में जीतने के लिए रोहन इस बात की फिक्र नहीं करता है और तुरंत उसी जगह पर चला जाता है। वह अपना कांटा फेंकता है तो उसके कांटे में काफी वजन होता है। यह देखकर रोहन कहता है, लगता है आज कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। रोहन से अपना कांटा संभाला नहीं जा रहा था। यह देखकर सोहन भी उसके पास आ जाता है और उसका कांटा पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सोहन कहता है, भाई रोहन, लगता है कांटा किसी गलत जगह फंसा है, कांटे को छोड़ दो। मुकाबले में जीतने के मन से रोहन कहता है, तुम तो ये कहोगे ही, अगर मैंने कांटा छोड़ दिया तो तुम मुकाबले में हार जाओगे, जीत जाओगे। इतने में तेजी के खिंचाव के कारण रोहन और सोहन दोनों समुद्र में गिर जाते हैं और बीच समुद्र की ओर खींचे जाने लगते हैं। सोहन घबराते हुए कहता है, भाई रोहन देख, मुझे ना सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, कांटे को छोड़ दे और वापस चल। तब भी एक चमचमाती रोशनी उन दोनों की आंखों में पड़ती है, तो वह कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह देखते हैं कि उनके आगे आगे एक सोने की मछली चली जा रही थी, जो बीच समुद्र की ओर लगातार बढ़ रही थी। उनका कांटा उसी में फंसा हुआ था
और वह भी समुद्र के बीच जा रहे थे। यह देख रोहन के मन में लालच आ जाता है और सोहन से कहता है, देख भाई, सोने की मछली है, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। अगर हमने इसे पकड़ लिया, तू सोच, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो जीवन भर हम बैठकर एक सुखी जीवन जी सकते हैं। सोहन अभी भी घबराया हुआ था और वह लगातार रोहन को वापस लौटने के लिए कह रहा था। इतने में एक और तेज रोशनी हुई और वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय के बाद रोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक सोने की जमीन पर सोए हुए हैं। उस जगह पर हर चीज सोने की बनी हुई थी। पेड़ पौधे, पत्थर, पर्वत, जानवर, सब कुछ सोने का था। यह देखकर रोहन खुश हो जाता है और सोहन को उठाता है। सोहन जब उठता है तो वह भी हैरानी से दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कोई माया जाल है या किसी लोगों ने उन्हें फंसाया है। सोहन कहता है, भाई, मुझे ये बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, चलो किसी तरह वापस चलते हैं। रोहन कहता है, क्या बात कर रहे हो भाई, जाते जाते यहाँ से थोड़ा बहुत सोना लेकर चलते हैं ना, इसके बाद तो हमें कोई और काम नहीं करना पड़ेगा और हम बैठकर अपना जीवन सुखी से जी सकते हैं। यह कहते हुए रोहन एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसके सोने के पत्ते तोड़ने लगता है। लेकिन तभी सामने से एक बोना सैनिक हाथ में सोने की तलवार लिए हुए उन दोनों की तरफ बढ़ता है। वह बोना सैनिक रोहन और सोहन के पास आकर अपनी उंगली से उन दोनों की तरफ घूमते हुए इशारा करता है कि मेरे पीछे चलो। थोड़ा आगे चलने के बाद वह पीछे मुड़ता है तो वह दोनों उसे देख रहे होते हैं, उसके पीछे पीछे चल नहीं रहे होते हैं। यह देखकर वह गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को उन दोनों की तरफ करता है और अपने पीछे आने का इशारा करता है। इस बार रोहन और सोहन डर जाते हैं और पीछे पीछे चलने लगते हैं। वह एक महल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वह बोना सैनिक महल में बड़े दरवाजे को खोलता है। तभी एक शैतानी मछली नुम्बा भेष में बाहर आती है और कहती है, इस स्वर्ण देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब आपके साथ एक खेल खेला जाएगा। यहाँ आपके सामने दो दरवाजे हैं, एक सोने का, दूसरा लकड़ी का। आप जिस रास्ते को चाहें चुन सकते हो। यह बात सुनकर सोहन को थोड़ा अजीब लगता है और वह तुरंत लकड़ी के दरवाजे को चुनने का निर्णय करता है। लेकिन रोहन के मन में लालच होता है और वह सोने के दरवाजे को चुनता है। शैतान उन दोनों को दरवाजे की ओर जाने के लिए कहता है और वह दोनों अपने अपने दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं। रोहन जब सोने के दरवाजे में प्रवेश करता है तो उसके सामने राजगद्दी पर एक मछली की आकृति में एक स्त्री बैठी हुई थी, जिसका सिर एक औरत की तरह था। वह कहती है, लो, एक और नया शिकार आ गया। उसके पास 5-6 बोने सैनिक थे उसके साथ, जिनके हाथों में सोने की तलवार थी। शिकार को देखते ही सभी बोने सैनिक अपनी तलवार जमीन पर पटकने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। लेकिन तभी सिंहासन पर बैठी मछली नुम्बा स्त्री उन सभी को शांत कराती है और रोहन से कहती है, तुम बहुत ही लालची हो, इस सोने के चक्कर में तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए। लकड़ी का दरवाजा सीधा और सरल तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता था, लेकिन तुमने उसे नहीं चुना। तुम्हारा दोस्त तो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच भी चुका होगा। इतने में बोने सैनिक रोहन को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन रोहन उस स्त्री की पूंछ पकड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। लेकिन स्त्री अपनी पूंछ से रोहन को एक जोरदार टक्कर मारती है और रोहन जमीन पर गिर जाता है। अब रोहन के पास भागकर जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ सोहन सुरक्षित उसी समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है जहां पर वह मछली पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन रोहन को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर और उसकी चीखती चिल्लाती हुई आवाजें सुनकर वह घबरा जाता है और उसे बचाने के रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन तभी समुद्र की दूसरी तरफ से एक बड़ा सा बाज उड़ता हुआ आता है और सोहन के नजदीक आकर खड़ा हो जाता है। बाज कहता है, मैं पक्षी राजन हूँ, तुमने मुझे दिल से मदद के लिए पुकारा है तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। बताओ क्या मुसीबत है। सोहन एक एक कर सारी घटना पक्षी राजन को बताता है और मदद के लिए कहता है।
पक्षी राजन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सोहन पक्षी राजन की पीठ पर बैठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां रोहन को चीखते हुए आवाजें आ रही थी। वह दोनों सोहन के पास उतरते हैं और जल्दी से सोहन को और रोहन दोनों उस पक्षी राजन पर बैठ जाते हैं और उड़ जाते हैं। पक्षी राजन उन दोनों को समुद्र के उसी किनारे पर छोड़ देता है जहां पर वो मछली पकड़ रहे थे। रोहन और सोहन दोनों पक्षी राजन को धन्यवाद देते हैं और पक्षी राजन को उड़ता हुआ देखते हैं। इसके बाद रोहन उस सोहन से माफी मांगता है और अपने लालच पर शर्मिंदा होता है। वह दोनों आपस में गले मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिर वह अपने गांव की तरफ चलते हैं और फिर अपना जीवन दोनों साथ में और सुखी से जीने लगते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धन्यवाद।